रात के 1 बज चुके थे। अचानक कविता की नींद खुल गई। बगल की जगह खाली थी। रवि कमरे में नहीं था। नींद के बीच ही एक अनजाना डर उसकी रगों में उतर गया। दरवाजे पर हवा की हल्की आवाज आई, जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। कविता उठी, अंधेरे में टटोलते हुए बाहर आई। लिविंग रूम में हल्की रोशनी जल रही थी। टेबल पर कागज बिखरे पड़े थे, कुछ बिजनेस प्लान, कुछ अधूरे ख्वाब और बीच में रवि की नई कंपनी का लोगो। कविता ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, कोई नहीं। वो बालकनी में गई, खाली। तभी उसकी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी। एक मैसेज झिलमिला रहा था, लव यू बेबी, टुमारो विल बी आवर ड्रीम डे। लेकिन ये मैसेज कविता के लिए नहीं था। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसी क्षण दरवाज़ा खुला और रवि अंदर आया। वो उसे जागा देखकर चौंक गया। कविता ने उसकी आंखों में झांककर पूछा, कौन है वो? रवि एक पल चुप रहा, फिर बोला, कविता, चीज़ें अब बदल गई हैं। बस इतना, और उसके हर सपने, हर यकीन को किसी ने मुक्का मार दिया हो जैसे। आंखों से आंसू फूटने लगे, पर उसने आवाज़ तक नहीं दी। रवि के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, सिर्फ एक अजनबी की ठंडक। सुबह होते होते कविता अपनी माँ के घर पहुंच गई। माँ ने आंखों में उदासी लेकर कहा, तेरी गलती नहीं है बेटी। कुछ लोग सपनों के साथ खेलना जानते हैं, निभाना नहीं। पर कविता सिर्फ टूटकर नहीं रहना चाहती थी। उसने खुद को आईने में देखा, आंखों में आग थी। मेरा सपना किसी के भरोसे नहीं था, ये मेरा था और ये मेरा ही रहेगा। अगले ही दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें उसका पहला सपना लिखा था, एक ऐसा ब्रांड जो महिलाओं को मजबूत बनाए, कपड़ों का नहीं, हौसलों का बिजनेस। उसने इंटरनेट खोला, एक ईमेल लिखा, मुझे एक छोटा सा वर्कस्पेस चाहिए, मैं किराया दे दूंगी। 1 दिन में नहीं, महीने दर महीने। जवाब आया, आ जाइए, बात कर लेंगे। कविता ने थोड़ी बची हुई रकम उठाई, पुराना लैपटॉप बैग में डाला और बाहर निकल गई। उसका पहला कदम कांपता हुआ था, पर दिल में यकीन था। स्टार्टअप ऑफिस तक पहुंचने में बस 20 मिनट लगे, पर उसे ऐसा लगा जैसे सालों की दूरी तय की हो। मैनेजर ने पूछा, आप अकेली काम करोगी? कविता मुस्कुराई, अभी हाँ, पर जल्द ही यूं नहीं रहेगा। हफ्तों तक उसने दिन रात मेहनत की। अपना ब्रांड डिज़ाइन किया, कपड़ों के प्रोटोटाइप बनाए। हर दिन रिजेक्शन मिला, कॉन्सेप्ट नया है, मार्केट में जगह नहीं, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं। लेकिन उसने ठान लिया था, अब वो टूटकर नहीं रोएगी, बल्कि पसीने से अपनी जीत लिखेगी। एक दिन उसे पहली क्लाइंट मिली, एक कामकाजी महिला जो खुद आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। कविता ने उसे कहा, आप ये पहनिए, आपको लगेगा आप किसी की मोहताज नहीं। क्लाइंट ने दर्पण में खुद को देखा और हंस दी, सच में आज पहली बार मुझे लगा मैं मजबूत दिखती भी हूँ। वो पहला ऑर्डर था, छोटा, लेकिन कविता के लिए वो एक नए जीवन का दरवाज़ा था। धीरे धीरे उसके ऑर्डर बढ़े। सोशल मीडिया पर उसकी कहानी वायरल होने लगी, एक टूटे भरोसे से उठी लड़की जिसने खुद को जीत लिया। पर जिंदगी इतनी सीधी कब होती है? रवि वापस आया, वही रवि जिसने उसके सपनों को बोझ समझकर छोड़ दिया था। अब वही उसकी सफलता देखकर उसके दरवाजे पर खड़ा था। कविता ने दरवाज़ा खोला। रवि की आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि लालच की चमक थी। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए कवि। अब तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, मैं पार्टनर बन जाऊं? कविता ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, जब तुमने छोड़ा था तब मैं गिर नहीं पड़ी थी, अब तो मैं उड़ी हूं। और सुनो, मैं प्यार में धोखा खा सकती हूं, पर अपने सपनों में कभी भी नहीं। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। रवि की परछाई बाहर ही रह गई और कविता की रोशनी अंदर जगमगा उठी। उस रात उसने अपनी कंपनी में पहला बोर्ड लगाया, विमेन हू राइज, उठने वाली महिलाएं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो उसी की शुरुआत थी जिसे किसी ने कभी कमज़ोर समझा था, और आज वही अपने दम से दुनिया को जीतने निकली थी। कविता की जिंदगी अब एक तूफानी नदी की तरह बह रही थी, तेज, मजबूत और बिना रुके। विमेन हू राइज ब्रांड अब केवल कपड़ों तक सीमित नहीं था, यह एक पहचान बन गया था। वो हर दिन मीटिंग्स, नए डिज़ाइन और टीम को संभालने में व्यस्त रहती थी। रवि अब उसकी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। शुरुआत में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन कविता के शांत, पेशेवर व्यवहार ने उसे सिखाया कि काम होता है। वो समय पर डिलीवरी करता और कभी शिकायत नहीं करता। उसने शायद पहली बार समझा था कि असली मेहनत कैसी होती है। परीक्षा की घड़ी। एक शाम कविता अपने नए, भव्य शोरूम में बैठी थी। उसकी मेज पर 2 लिफाफे थे। पहला लिफाफा, देश के सबसे बड़े फैशन और बिजनेस कॉन्क्लेव से निमंत्रण। उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये उसके हौसले की जीत थी। दूसरा लिफाफा, संयुक्त राष्ट्र यूएन की तरफ से एक विशेष परियोजना का ऑफर। यह परियोजना विकासशील देशों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए थी। ये ऑफर उसे न्यूयॉर्क ले जाता, ग्लोबल मंच पर अपनी बात रखने का मौका देता।
लेकिन इसके लिए उसे अपना बिजनेस, अपनी वर्कशॉप और भारत में बनाई अपनी पहचान को 3 साल के लिए छोड़ना पड़ता। कविता ने लिफाफों को देखा। वो हमेशा कहती थी कि उसका सपना केवल कपड़े बनाना नहीं बल्कि हौसले की सिलाई करना है। अब मौका था उस हौसले को विश्व स्तर पर फैलाने का। लेकिन क्या वो उन लड़कियों, नेहा और बाकी टीम को बीच मझधार में छोड़ सकती थी जिन्हें उसने पहचान दी थी? क्या वो इस ब्रांड विमेन हू राइज की जड़ें उखाड़ सकती थी जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था? उस रात कविता सो नहीं पाई। उसने माँ से बात की। माँ ने कहा, फैसला तुम्हारा है बेटी। एक रास्ता तुम्हें सम्मान दिलाएगा, दूसरा रास्ता तुम्हें संतोष। तुम किसे चुनोगी? अगले दिन सुबह वो वर्कशॉप में गई। सिलाई मशीनों की आवाज़, लड़कियों की हंसी, ये शोर उसे दुनिया के किसी भी अवार्ड से ज्यादा प्यारा लगा। नेहा उसके पास आई और उत्साहित होकर बोली, दीदी, हमने आज 50 नए ऑर्डर पूरे किए। अब हम किसी की मोहताज नहीं। कविता ने नेहा की आंखों में देखा, वही आत्मविश्वास, वही पहचान जो उसने यहां बनाई थी। ऐतिहासिक फैसला। उस दिन दोपहर कविता ने 2 ईमेल लिखे। पहले ईमेल में उसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर नॉमिनेशन के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन विनम्रता से ये पुरस्कार अस्वीकार कर दिया। उसने लिखा, पुरस्कार अतीत के लिए मिलते हैं, लेकिन मैं भविष्य के लिए काम कर रही हूं और मेरा भविष्य मेरी टीम के साथ इस वर्कशॉप में है। दूसरे ईमेल में संयुक्त राष्ट्र परियोजना के जवाब में उसने लिखा, तारांकन, मेरा सपना यही है। जब मैं भारत की हर गली में, हर गांव में विमेन हू राइज को एक आंदोलन बना दूंगी, तब मैं खुद एक उदाहरण बन जाऊंगी जिसे दुनिया खुद अपनाएगी। मुझे किसी अस्थायी मंच की जरूरत नहीं। उसने दोनों ऑफर ठुकरा दिए। ये किसी भी बिजनेस वूमन के लिए पागलपन हो सकता था, लेकिन कविता जानती थी कि उसके लिए नींव दीवार से ज्यादा मजबूत होती है। जब वो शोरूम से बाहर निकल रही थी तो रवि डिलीवरी वैन साफ कर रहा था। उसने कविता को देखा और पूछा, मैम, क्या सब ठीक है? आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। कविता मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अब कोई दर्द नहीं था, केवल दृढ़ता थी। सब ठीक है रवि, अब सब ठीक है। उसने अपने फोन में एक नया रिमाइंडर सेट किया। अगले 5 साल में विमेन हू राइज को 100 शहरों तक पहुंचाना है। उसने आसमान की तरफ देखा। तूफान टल गया था, क्योंकि उसने चुना था इतिहास लिखना, और इतिहास लिखने के लिए कभी कभी सबसे बड़े मौकों को भी विनम्रता से मना करना पड़ता है। कोर्ट की जीत ने विमेन हू राइज को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब कविता की कंपनी देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली महिला नेतृत्व वाली कंपनी थी। उसने अपनी टीम को बोनस दिया, नेहा और बाकी लड़कियों को वर्कशॉप का मैनेजर बना दिया। रवि अब भी डिलीवरी संभालता था, लेकिन अब उसकी आंखें सम्मान से भरी थीं, शर्मिंदगी से नहीं। अंतिम चुनौती। जीत के ठीक 1 महीने बाद कविता को एक ईमेल आया। ये उस मल्टीनेशनल कंपनी के चेयरमैन का था जिसने उस पर मुकदमा किया था। ईमेल में लिखा था, तारांकन, मिडिल क्लास की एक लड़की ने हमें हराया। आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है। हम आपको अपनी कंपनी के ग्लोबल फैशन डिवीजन के हेड का पद ऑफर करते हैं। बदले में हम आपके ब्रांड विमेन हू राइज को खरीदकर इसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएंगे। यह आपके सपनों का सबसे बड़ा विलय मर्जर होगा। आप अरबपति बन जाएंगी। ये एक ऐसा ऑफर था जो उसके सारे संघर्ष, सारी थकान को एक पल में बदल सकता था। उसका ब्रांड, जिस नाम पर वो अपनी जान लगा चुकी थी, अब ग्लोबल बनने जा रहा था। ये उसके हौसले की सिलाई के विचार को अरबों लोगों तक पहुंचा सकता था। लेकिन उस रात कविता ने फिर अपने पुराने शोरूम की दीवारों को देखा। सिलाई मशीनें, वॉच में लिखे हुए शटर की तस्वीर और लड़कियों के साथ बिताए गए वो पल। वह रात भर जागती रही। अगर वो विलय करती है तो वो एक ग्लोबल लीडर बन जाएगी, लेकिन विमेन हू राइज उसकी अपनी नहीं रहेगी। उसकी टीम, उसकी लड़कियां एक बड़ी कॉर्पोरेट मशीन का छोटा सा पुर्जा बन जाएंगी। सुबह जब कविता ऑफिस पहुंची तो रवि सबसे पहले मिला। अब वो सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं था, बल्कि अनौपचारिक रूप से कविता का पहला और सबसे वफादार कर्मचारी था। रवि ने कहा, मैम, मैंने सुना है कि बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में कुछ लोग आए हैं, शायद डील के लिए। कविता ने मुस्कुराकर रवि की तरफ देखा। रवि, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे छोड़ दिया था तब मैंने क्या कहा था? रवि का सिर झुक गया। हाँ, कि चीजें बदल गई हैं। कविता ने कहा, नहीं, मैंने कहा था मेरा सपना किसी के भरोसे नहीं था। यह मेरा था, मेरा रहेगा। आज भी चीजें नहीं बदली हैं। यह ब्रांड मेरी नहीं, इन लड़कियों की है। ये किसी की मर्जी पर नहीं, हमारे सिद्धांत पर चलेगा। उसने सीधे चेयरमैन को फोन किया। सर, आपका ऑफर सम्मानजनक है, लेकिन मैं इसे अस्वीकार करती हूँ। मेरे ब्रांड का नाम विमेन हू राइज है, जिसका मतलब है खुद उठना, किसी और के सहारे ऊपर नहीं जाना। अगर मुझे ग्लोबल बनना होगा तो मैं अपनी मेहनत से बनूंगी, आपकी छतरी के नीचे नहीं। चेयरमैन ने हैरानी से पूछा,
आप अरबों रुपए का मौका ठुकरा रही हैं? आप अपनी विरासत को आगे क्यों नहीं बढ़ाती? कविता ने जवाब दिया, विरासत को बेचना नहीं चाहिए सर, विरासत बनाई जाती है। फोन कट गया। कविता की टीम जो दरवाजे पर खड़ी होकर सब सुन रही थी, तालियां बजाने लगी। नेहा की आंखों में फिर से आंसू थे, पर इस बार जीत के। नई सुबह। उस दिन कविता ने कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग बुलाई। बोर्ड में वो खुद थीं, उसकी माँ थीं और नेहा सहित उसकी पहली 3 लड़कियां थीं। उसने विमेन हू राइज को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बजाय कर्मचारी मालिकित ट्रस्ट में बदलने का ऐलान किया। अब मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सीधे उन महिलाओं को जाएगा जिन्होंने इसे अपने पसीने से सींचा था। वो अब किसी कॉर्पोरेट लीडर की तरह नहीं, बल्कि एक संरक्षक की तरह खड़ी थी। उस रात रवि ने अपनी डिलीवरी वैन से उतरकर कविता को एक हाथ से लिखा हुआ कार्ड दिया। उसमें लिखा था, कवि, तुम्हें छोड़कर मैंने सब खो दिया था, लेकिन तुम्हें पाकर एक लीडर के रूप में मैंने खुद को पाया। तुम मेरी रानी हो। कविता ने कार्ड को अपनी डायरी में रखा, जहां उसका पहला सपना लिखा था। उसने दरवाज़ा बंद किया। बाहर रात थी, पर उसके वर्कशॉप में सैकड़ों सपनों की रोशनी जगमगा रही थी। कविता ने आईने में देखा। वो अब सिर्फ एक उद्यमी नहीं थी, वो हर उस लड़की का नाम थी जिसने कमज़ोर समझे जाने पर भी उठकर खड़े होने का फैसला किया था। कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये तो उस आंदोलन की शुरुआत थी जिसने साबित कर दिया कि असली सफलता की कीमत पैसे नहीं, सिद्धांत होते हैं। यह कविता की कहानी का अंत था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।